हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लॉज ऑफ मोशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें लॉज ऑफ मोशन में देखो, आप बार बार फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कुछ ऐसे फोर्सेस का जिक्र करने वाले हैं जो कॉमन फोर्सेस हैं। इस चैप्टर के लिए बहुत से क्वेश्चंस उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कॉमन फोर्सेस में से आता है, जो किसी बॉडी पे लग रहे होते हैं, तो ये कॉमन फोर्सेस कौन कौन से हैं। नंबर एक तो वेट है। देखिए, वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ही वेट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा? अर्थ उसके ऊपर एग्जर्ट करेगी। यदि मान लेते हैं कि देयर इज ए बॉडी ऑफ मास m, मास इस बॉडी का गिवन है m, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, वो बराबर होगा जी के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर है। तो क्या कहता है कि इस बॉडी के ऊपर इसमें एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जी है, इसका मास m है, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा मास और इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो mg जो होता है दैट इज कॉल्ड वेट। कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, इसका मास m है, तो अर्थ इसको नीचे की तरफ पुल करती है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के फिनोमेना के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जो फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको बोलते हैं हम वेट बोलते हैं। तो वेट क्या है? वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। अब बात यदि करी जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब आप इसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी कह सकते हो। तो यदि आप कोई भी बॉडी लेते हो, मास m, तो mg उसका वेट, m1g उसका वेट, m2g, m2 मास है तो m2g उसका वेट हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो बॉडीज के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो हर वस्तु के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, मास उनका डिफर कर सकता है, जिससे उनका वेट भी डिफर कर सकता है। तो वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, या आप उसको कह सकते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। अब नॉर्मल रिएक्शन नाम का भी एक फोर्स आता है, मैकेनिक्स में हम उसको बार बार यूज करते हैं, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल जैसे बता दिया गया, नॉर्मल से हमारा मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। और रिएक्शन मतलब किसी भी एक्शन की जो उसका जो आंसर था, उसका जवाब था, वो रिएक्शन आ गया। तो नॉर्मली मतलब एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन में। अब ये परपेंडिकुलर किसके लगेगा और कब लगेगा, बात ही करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। जैसे देयर इज अ टेबल एंड ए बुक इज लाइंग ऑन दिस टेबल, तो एक तो इस बुक के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो mg फोर्स लग रहा है। mg क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ को पुल करती है। अब यहां ये जो टेबल और बुक का जो कांटेक्ट है, यहां दो सरफेसेस कांटेक्ट में, यहां लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा दोनों सरफेसेस के ऊपर परपेंडिकुलर। यदि मैं इसका डायग्राम बनाए हम, तो नॉर्मल रिएक्शन टेबल ये आ रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये नॉर्मल फोर्स होता है। यदि आप दूसरी चीज से देखते हो तो दूसरे तरीके से भी आप लोग इनको देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन को। जैसे यदि कोई इंक्लाइंड यदि प्लेन है एंड देयर इज ए बॉडी व्हिच इज केप्ट ऑन इट, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बॉडी को ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये भी यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा और परपेंडिकुलर होगा, उस कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। तो आप ध्यान दें, जब भी कोई भी, ये नॉर्मल रिएक्शन है आर, तो जब भी कोई भी फोर्स, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो उन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है, और उस कांटेक्ट फोर्स को कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अब तीसरा जो फोर्स आता है दैट इज टेंशन।
देखा, ये बहुत ही बार आप लोग जैसे पुली किया कनेक्टेड मोशन जब आप लोग पढ़ोगे तो इस कंसेप्ट का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसके लिए आपका जो तीसरा फोर्स आता है टेंशन। टेंशन मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव होता है, जो तनाव होता है, उसी को टेंशन बोलते हैं। एंड टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो ये आ गया टेंशन क्या है। टेंशन देखो कि जब स्ट्रिंग वगैरह को एक एक्सटेंड किया जाता है तो उस वजह से, स्ट्रिंग का मतलब किसी रस्सी को यदि आप एक्सटेंड करते हो तो उस वजह से उस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है। उसको जब खींचा जाता है तो उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड टेंशन। उस स्ट्रिंग की एक्सटेंशन के कारण एक फोर्स वहां पर डेवलप होता है जिसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। यदि आपकी स्ट्रिंग है वो खींची हुई नहीं है तो उसमें टेंशन भी जीरो के बराबर होगी। ओके, टेंशन जो आती है, टेंशन के का जो है उससे आप लोग दो चीजें जरूर ध्यान रखें। मान लो कि देयर इज ए बॉडी विच इज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग और आप इस स्ट्रिंग को पुल करते हो तो टेंशन इस बॉडी के अंदर आती है, या फिर मैं दूसरी बॉडी भी यहां कनेक्ट कर दिया एंड ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो जो टेंशन आएगी स्ट्रिंग के अंदर वो टेंशन होगी हमेशा आपको लेनी है अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन जिसको मैं टी से, यदि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो तो इससे अवे लेनी होगी। यहां यदि लेना चाहते हो, इस बॉडी का फ्री डायग्राम बनाना चाहते हो तो यहां भी टेंशन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द बॉडी। यदि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, इनको बहुत ध्यान से सुनना है और तभी इनको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो कहता है कि यदि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसको ज्यादा खींचा नहीं जा सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, इन दैट केस यदि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में हमेशा जो टेंशन रहेगी वो सेम रहेगी। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन, मान लेते हैं कि यदि इसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी कनेक्ट होता तो यहां जितनी टेंशन होती उतनी ही टेंशन इस पॉइंट के ऊपर होती, मतलब थ्रू आउट द स्ट्रिंग, या यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग क्या है, सेम है तो यहां इसके हर पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या है, सेम होगी। यदि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इन दैट केस टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम, हमेशा टेंशन सेम रहेगी। और ये पॉइंट भी जरूर ध्यान रखना है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी, हमेशा टेंशन बॉडी से दूर रहेगी। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके केस में आप टेंशन इससे दूर की तरफ दिखाने वाले हो, यदि आप इसका एफबीडी बनाते हो तो उसके एफबीडी में इससे थोड़ा दूर की तरफ हम लोग टेंशन को दिखाएंगे। अच्छा, अब यदि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप कितने भी मासेस उसके साथ कनेक्ट कर दो, एक्सेलरेशन उसमें भी सेम रहेगा। मतलब क्या है, इसका क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मास m1 है, मास m2 है, स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग है, तो जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इसमें एक्सेलरेशन जितना m2 मास में आएगा उतना ही एक्सेलरेशन m1 में आएगा। ये तो खींचने मतलब इसका साइज तो सेम ही रहना है, तो जितनी वेलोसिटी से या जितने एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ मूव करेगा उतना ही एक्सेलरेशन इसमें आएगा। वो बराबर किसके होगा भाई, नेट आपके पास मास कितना हो गया है, नेट मास m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, F इज इक्वल टू ma से हम देख रहे हैं, आपने फोर्स लगाया दोनों के बीच में, टोटल कितना है m1 प्लस m2 टोटल मास है, तो एक्सेलरेशन m2 मास में भी a के बराबर है, m1 मास में भी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, a के बराबर है। इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन इज सेम इफ द कंडीशन, जरूर ध्यान दें, कंडीशन क्या कहती है कि यदि आपकी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इन दैट केस एक्सेलरेशन इन this does not matter what is the number of masses connected with the string, ये आपका बिल्कुल कोई मतलब मैटर नहीं करता कि कितने मासेस उसके साथ कनेक्ट हैं, जितने भी होंगे सभी में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट्स इसके बारे में पढ़े हैं कि यदि हमेशा टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, दूसरा हमने ये पढ़ा है कि यदि ऑलवेज, पहला तो ये था कि ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, दूसरा पढ़ा था कि यदि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इन दैट केस टेंशन एट एवरी पॉइंट शुड बी सेम, एंड इन थर्ड केस कितने भी मासेस कनेक्ट हो
This does not matter what is the number of masses connected with the string. If the string is inextensible, then acceleration in each mass will also be same. अब किसी भी केस में देख सकते हो, यदि स्ट्रिंग है वो that the string passes over the pulley, in that case acceleration is same. कब केस क्या है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल है, वो उसको एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग नहीं कंसीडर किया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपके हो चुके हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि यदि आपकी स्ट्रिंग मास लेस है और इनएक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब मास लेस और इनएक्सटेंसिबल यदि आपकी स्ट्रिंग नहीं है, तो टेंशन जो होगी उसके अंदर वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वेरी कर सकती है। कैसे, देखिए हम उनको डायग्रामेटिकली उन चीजों को समझने वाले हैं, पॉइंट्स को कि कैसे क्या होगा। देखिए कि मान लेते हैं, जस्ट कंसीडर दैट ए स्ट्रिंग पासेस ओवर ए पुली, एक स्ट्रिंग है वो पुली से पास कर रही है। तो देयर आर 3 केसेस, अभी हम उनको करेंगे कि नंबर फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस में मैं क्या कहता हूं कि देयर इज ए पुली, या हम इस प्रकार से बना देते हैं उसको, ये पुली थी, देयर इज मास m1, देयर इज मास m2। ओके, हम m2 को नहीं लेंगे, यहां से एक ही स्ट्रिंग को ऐसे बनाते हैं और यहां मास m2 है। क्लियर। दूसरा डायग्राम आप लोग देखते हो, इन दूसरे केस में भी डायग्राम में अभी तक कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका डायग्राम लगभग आपके सेम रहने वाले हैं। ये देखिए यहां एक मास दूसरा और भी कनेक्ट है। इन थर्ड केस हम तीसरा केस जो लेंगे, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक मास है और एक मास ये है। अब देखिए, यदि आपके पास केसेस हैं कि नंबर 1 मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ध्यान से सुने इसको, और फ्रिक्शन नहीं है, पुली और जो रोप थी ना, ये जो पुली है और रोप के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, इन दैट केस टेंशन जो होगी आपकी वो स्ट्रिंग के हर हिस्से में क्या रहेगी, सेम है। In that case, tension at every point of the string, यदि string same है, massless है, यदि mass होता ना तो tension बदल जाती है। At different tension should be different at different points, अलग अलग points के ऊपर string में tension भी अलग अलग होगी। यहाँ कहता हूँ कि मैं string massless है, in second case massless string है और frictional force exist, frictional force एग्जिस्ट। फ्रिक्शनल फोर्स किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है, रोप एंड पुली, रोप एंड पुली, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो स्ट्रिंग जो आपकी जो टेंशन होगी वो दोनों साइड में, पुली के दोनों साइड में डिफरेंट होगी। यहां देखिए पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग क्या थी ना, सॉरी टेंशन क्या थी, सेम थी। यहां आप लोग टेंशन आपकी T1 T2, स्ट्रिंग का मास नहीं है, इस वजह से जो ये हिस्सा स्ट्रिंग का है इस हिस्से के अंदर टेंशन सेम रहेगी, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है तो ये फोर्स बदल जाएंगे, इसलिए यहाँ टेंशन क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। और तीसरी चीज ये है कि मास लेस भी नहीं है, मास लेस भी नहीं है और फ्रिक्शन लेस भी नहीं है। उस केस में देखिए एक तो क्लियर हो गया, यदि यहाँ पुली के बीच में यदि फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन लगता है, इधर टेंशन और इधर टेंशन दोनों डिफरेंट होने वाली है। अब यदि मास है तो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग टेंशन होगी। मान लेते हैं यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, यहाँ T4। देखिए ये आपके पास 3 केसेस है, मासलेस स्ट्रिंग, फ्रिक्शनल लेस है, पूरी स्ट्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर क्या है, सेम टेंशन आएगी। यहाँ मास लेस जरूर है लेकिन फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण टेंशन जो पुली के दोनों साइड के जो अलग दोनों हिस्से थे दोनों पार्ट्स में अलग अलग आई। यहाँ मास लेस भी नहीं है और वो फ्रिक्शन लेस भी नहीं है। उस केस में क्या आएगा, उस केस में हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट टेंशन होगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी टेंशन की। अब एक जो बहुत कॉमन फोर्स है वो भी कई बार आपके पास क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स भी उसको बोल देते हैं। तो जो आ गया स्प्रिंग जो फोर्स आता है, देखिए क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, जब किसी भी स्प्रिंग को आप लोग खींचते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है।
और जो फोर्स आपने लगाया जो क्या करता है, चेंजेस द शेप, उसको बोलते हो आप लोग डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि वो शेप को बदल रहा होगा, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, वो उसकी शेप को डिफॉर्म करता है। तो ऑटोमेटिकली इसकी जो स्प्रिंग या किसी मटेरियल की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से गेन करने की कोशिश करता है, जिसको हम डिटेल पढ़ेंगे 7th यूनिट में। लेकिन अभी तक आप अभी के लिए यही ध्यान रखें कि स्प्रिंग को जब आपने खींचा तो वो वापस आने की कोशिश करता है। जब तक आप लोग उसको उसके ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स, उसकी शेप को बदलने के लिए आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, देन यू विल नॉट, स्प्रिंग जो होगा वो उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में वो था, उसी शेप में रहेगा। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो वो फिर भी वापस आएगा, आपने ज्यादा खींचा तो वो और तेजी से वापस आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई तो फोर्स होगा जो उसको वापस लेके आएगा। तो जो आप उसको खींच रहे हो तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो आप लगा रहे हो वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो उसकी शेप को चेंज करता है। और उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक फोर्स डेवलप हो गया जो क्या करता है, हेल्प द स्प्रिंग टू रिगेन इट्स शेप, जो कोशिश करवा, जो मतलब हेल्प करता है स्प्रिंग को कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से गेन करे। वो कितना है, मान लो अब आपने रोक दिया, स्प्रिंग है, आपने फुल्ली स्ट्रेस्ड आपके पास स्प्रिंग है, तो जितना आपने उसको पकड़ रखा है डिफॉर्मिंग फोर्स है, उतना ही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। दैट इक्विलिब्रियम डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर होगा, या फिर आप कहो, देखना स्प्रिंग उतनी ही तेजी से वापस आएगा जितना आप उसके अंदर इलोंगेशन कर चुके होगे, जितना आप उसको खींच चुके होते हैं उतनी ही तेजी से स्प्रिंग आएगा। मतलब जो उसकी शेप के अंदर चीज है, उसके पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है उसके हिसाब से वो फोर्स वेरी करता है। जो स्प्रिंग फोर्स है, जिसको आप लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हो, जो रेजिस्ट करता है, किसको रेजिस्ट करता है, किसका विरोध करता है, स्प्रिंग की शेप के अंदर किसी भी चेंज का। और वो डिपेंड किस पे करता है, जितना ज्यादा खींचा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, जो उसके अंदर स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया वो एक्सटेंशन, आप लोग एक्स को क्या बोल रहे हो, एक्सटेंशन बोल सकते हो, या हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये भी दोनों बोला जा सकता है। और यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो माइनस के, जहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के स्प्रिंग कांस्टेंट लगा, माइनस जो डिफॉर्मिंग फोर्स से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, दैट्स व्हाई वी पुट ए माय नेगेटिव साइन। तो ये था आपका स्प्रिंग फोर्स था। तो जनरली हमने 4 फोर्सेस के बारे में बात करी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। टेंशन बहुत काम आने वाली चीज है, नॉर्मल रिएक्शन भी आपको बहुत ज्यादा यूज होगी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहां वेट, या जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेट जो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, जब कनेक्टेड मोशन होगी तो आपकी जो पुली वगैरह की प्रॉब्लम्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो अब जो है इसमें हम मैकेनिक्स में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो एक फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आप बहुत इजीली उसको ड्रा भी कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा मतलब है जो कि आप जितने भी देखो, एक सिस्टम के अंदर तो बहुत से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, may consist of many objects। तो आप क्या कर रहे हो, जो सिस्टम कि जो इंडिविजुअली जो ऑब्जेक्ट्स थे वो ले लो, या फिर आप सिस्टम का कोई हिस्सा ले रहे हो, ए पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज यू मे कंसीडर एज ए सब सिस्टम। तो जो उस सिस्टम के, उस सब सिस्टम के ऊपर या किसी एक सिंगल बॉडी के ऊपर, एक सिंगल बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस को इंडिविजुअली वहां पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो उस बॉडी के ऊपर। तो वो होगा, मतलब एक सिंगल बॉडी ये लो, आप सिस्टम में से उठा के लेके आए इसको, और इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो फोर्सेस ही इसके ऊपर लगा के आप लोग दिखाते हो, फिर इक्वेट करते हो। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मैं एग्जांपल ये ले लेता हूं कि यहां पर जो ए बुक केप्ट ऑन द टेबल, ये ही क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, अभी हमें पता है कि 2 सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी R, और नीचे की तरफ वेट भी लगेगा क्या, mg। अब देखिए बुक यदि रेस्ट पे है तो क्यों है,
क्योंकि अपवार्ड एक फोर्स लगता है जो नॉर्मल रिएक्शन के रूप में लगता है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जो किसकी फॉर्म में लगता है, वेट की फॉर्म में लगता है। यदि आर एम जी के बराबर है, ध्यान दें, तो ये नेट फोर्स इसके ऊपर कितना आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो इसकी किसी भी प्रकार की मोशन नहीं होगी, ये किसी में रहेगी, रेस्ट में ही रहने वाली। ये हमें क्यों पता चला, ये कहीं नहीं जा रही थी, इसलिए हमें पता कि आर किसके बराबर है, mg, क्योंकि फोर्सेस तो इसके ऊपर सिर्फ दो लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और यदि कांटेक्ट फोर्स दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, वो वर्टिकली अपवर्ड्स लगेगा। मैं बुक की बात करता हूँ, टेबल के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, मैं बुक की बात करता हूँ, बुक के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं वो। क्लियर। और भी यदि आप लोग डायग्राम देखते हो, जैसे यहां हम लोग दिखाते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास एक स्फीयर यहां रखा गया है, तो इसमें क्या होगा, तो स्फीयर का आप लोग क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हम स्फीयर को अलग से ले लें, सिंगल बॉडी कंसीडर करेंगे स्फीयर एक लेके, इसका वेट किधर लगेगा, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कॉल्ड mg और w। दूसरा कांटेक्ट फोर्सेस लगते हैं जी, ये ऐसे लग रहा है, क्यों, क्लियर है या नहीं है, ये क्या हो गए कांटेक्ट फोर्सेस। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस और लगते हैं जो इस प्रकार से लगते हैं, ये आर आर नॉर्मल रिएक्शंस, ये दोनों सेम होंगी इसलिए हमने इनको लिखा। अब ये स्फीयर रेस्ट पे क्यों है जी, क्योंकि देखिए इन जो फोर्सेस को आप लोग देखते हो, ये नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, पहले आप इन दोनों को जोड़ने वाले हो, जोड़ोगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, और वो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया, mg के बराबर है, इसलिए नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होगा, जीरो। बात समझे कि नहीं समझे। ये देखो कांटेक्ट फोर्सेस थे, ये यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे इनके ऊपर लगने वाली है, परपेंडिकुलर लगेगी हमेशा सरफेस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर लगेंगी तो ये सेंटर के थ्रू इस प्रकार से पास हो जाएंगी। मैंने इनकी लाइन ऑफ एक्शन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ा दिया, पैरेललोग्राम लॉ को यूज किया वेक्टर एडिशन की, क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर से जुड़ेंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ को यहाँ पर यूज किया। डायगोनल क्या बताएगा, रिजल्टेंट आर और आर, इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, mg किधर है, नीचे की तरफ है, यदि इक्वल एंड अपोजिट है, इन दैट केस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। और भी अलग अलग जैसे फ्री बॉडी डायग्राम आप इनके बनाते हो तो आप बना सकते हो इजीली यहाँ पर। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम अब कैसे बनाना है हमें। मान लेते हैं देयर आर ए नंबर ऑफ ब्लॉक्स व्हिच आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर, ए है ये बी है और ये फिर से सी है, तो ये दे आर केप्ट ऑन ए रिजिड स्पॉट। तो आप ए और बी और सी के फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ए का फ्री बॉडी डायग्राम ये है कि ए को ले आप अलग से उठाओ और जो भी फोर्सेस लग रहे थे वो देखिए एक तो ए का अपना कुछ वेट होगा, मैं जिसको कह देता हूं डब्ल्यू ए। दूसरा ए और बी के बीच में एक कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, ए बी के ऊपर लगाएगा नीचे की तरफ, बी ए के ऊपर। देखिए यहां नॉर्मल रिएक्शन जो ए और बी के बीच में है, ए भी बी पे उतना ही लगाता है जितना बी ए पे लगाएगा, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन R1। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ए का। ओके बी का बनाओ जी, बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, बी का वेट, नॉर्मल रिएक्शन कितनी, सॉरी R1, R1 किधर दिखाया गया, ऊपर की तरफ, नहीं ऊपर की तरफ क्यों लगेगा, ऊपर की तरफ तो किसके ऊपर लगने किसके ऊपर लगेगा ये भाई, जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी ऊपर की तरफ। देखिए यहां वेट लगता है, ये चीज लगाएगी, ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, लेकिन जब तक ये जो है ना बी, देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ R1 ये होगी और बी के ऊपर किधर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। समझे कि नहीं समझे। तो एक तो देखिए वेट तो हमेशा लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे की तरफ लग रही है R1। अब बी का कॉन्टेक्ट सी के साथ भी है, बी का कॉन्टेक्ट किसके साथ है, सी के साथ भी है, तो यहां भी इन दोनों के बीच में भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी। वो जरूरी नहीं है कि R1 के बराबर हो, इसलिए हम उसको दूसरे से, लेकिन सी जो बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगी वो किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आ गया R2। अब सी पे क्या होगा, सी का वेट नीचे की तरफ है डब्ल्यू सी, और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ है R2।
सारे रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। ये रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि R1 किसके बराबर है? WA के बराबर है। ये रेस्ट पे क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि R2 किसके बराबर है? R1 प्लस, देखो अपवार्ड टोटल कितना है R2, वो किसके बराबर होगा? डाउनवर्ड फोर्स के। R1 प्लस WB। R1 कितना है? WA, तो R2 कितना आ गया? WA प्लस WB, ये भी निकल गया हमारे पास। तीसरा, यहां ये रेस्ट पे क्यों है सर? इसे तो दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ है, तो यहां इन दोनों के बीच में देखिए ये जो रिजिड सपोर्ट थी और सी के बीच में कांटेक्ट फोर्स है, दैट इज R3। तो इसके ऊपर एक फोर्स किधर लग रहा है? R3 ऊपर लग रहा है। R3 इज इक्वल टू WC प्लस R2। R3 इज इक्वल टू R2 पता चल चुका, WA प्लस WB प्लस WC। ये नॉर्मल रिएक्शंस आ गई। तो इसी प्रकार से आपको सभी इक्वेशंस बनानी है। अब उससे आगे कहता है कि मान लो, और भी हम एक थोड़ा सा मतलब इजी सा ही क्वेश्चन उठा के चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक मास से बॉडी है जिसको स्ट्रिंग की मदद से हमने पकड़ रखा है। ये स्ट्रिंग थी और दूसरा स्ट्रिंग ये थी, ये भी हमने उसी को पकड़ रखा है जो थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ध्यान दें कि सबसे पहले तो बॉडी जो है वो दो स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है। स्ट्रिंग सेम नहीं है तो टेंशन यहाँ और यहाँ अलग अलग होंगी। हाँ, मैं इसको मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मानता हूं, तो उस केस में टेंशन क्या रहेगी? यहाँ मान लो T1 है तो इधर भी T1, टेंशन आ गई। इस ये स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन बदल जाएगी। हमने कहा था जब तक स्ट्रिंग सेम हो। ये स्ट्रिंग दूसरी रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है, जिसमें स्ट्रिंग में टेंशन भी डिफरेंट ले लेंगे। अब ये जो टेंशन थी, अभी देखिए इस रिजिड सपोर्ट के ऊपर यदि आप टेंशन लोगे उसकी डायरेक्शन ये है, और यदि इस ब्लॉक के ऊपर लेने वाले हो तो वो अवे फ्रॉम द बॉडी। यहां अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पे लोगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी। देखिए अब मैं यदि इस ये एक टेंशन का जो फोर्स है ये थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मैं रिजोल्व करूं तो जिस लाइन के साथ एंगल बना उधर आएगा कौन सा कंपोनेंट? cos थीटा का, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है? T2 sin of theta. Now the forces acting on the block are, ये इसका क्या है? वेट। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इस डायग्राम को कि इसके ऊपर फोर्स लगते हैं, वेट नीचे की तरफ, T2 sin थीटा इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है? T2 cos थीटा इधर लगता है, और इधर कितना लग रहा है? टेंशन T1। ये जो टेंशन दिखा रहे हैं हम, ये अवे फ्रॉम द बॉडी है सपोर्ट के लिए, जहां से इसको टाइट एंड था वहां से जिससे बांधा गया था। तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया? इस ब्लॉक का। तो यदि ये रेस्ट पे है, इफ इट इज एट रेस्ट पे है, तो सारे फोर्सेस क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल। तो मतलब T1 इज इक्वल टू T2 cos थीटा आ जाएगा, T2 sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा? W के बराबर। ये आपकी इक्वेशंस यहाँ पे बन गई। तो आपको यही देखना है कि कितने जो फोर्सेस है इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं, तो इन दैट केस यू विल रिजोल्व द कंपोनेंट्स ऑफ द टेंशन। और आपको ये देखना है इंडिविजुअली उसके ऊपर सिंगल एक ऑब्जेक्ट को उठा के कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे बेस्ड होंगे, उनको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और प्रॉब्लम्स को आप लोग शेयर कर सकते हो। थैंक यू।